सुनील भाई साहब आपके पास आऊं। हम लोग आज एक लाइन कभी भी बिशन बेदी के बारे में कर लेंगे। मुझे इसलिए लगता है मेरा बहुत फेवरेट थे बिशन बेदी। साफ गोई से बोलते थे। हिंदुस्तानी इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ने किसी ने खड़े होकर ये कहा था, जब मुझे ठीक से याद है अरुण जेटली के नाम पे जब ये स्टेडियम का नाम रखा गया तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई आप एक संसद में बोलने वाले बहुत अच्छे हो सकते हैं, मंत्री बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहां तो किसी खिलाड़ी की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे नाम से जो स्टैंड है उसका नाम बदल दीजिए। उसको लास्ट में हम लोग 2 मिनट उन पर भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो ज्यादा बड़ा सवाल है, जोरामथंगा साहब ने एक लार्जर इशू को और सुनील भाई साहब खोला है। उन्होंने थोड़ा ये जो शरणार्थी आ रहे हैं तो वो उस पर भी एक स्टैंड ले रहे हैं और साफ साफ स्टैंड ले रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बांग्लादेश से जो शरणार्थी आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि हम उनको हथियार नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उनको रहने की जगह और खाने की वो दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये मुझे एक चीज बताइए, ये जोरामथंगा साहब की साफ गोई है कि ये उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है कि ये साफ साफ कह दो क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं है? दूसरा, मोदी जी अब मिजोरम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि 30 तारीख को बहुत बड़ी बात थी कि भाई एमएनएफ के साथ रैली कर देंगे, बढ़िया हो जाएगा। अब तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। तो आपको क्या लगता है सुनील भाई साहब? धन्यवाद आनंद जी। आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं, हमारे श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी। अजीत झा साहब को अगर ये बात समझ में आ रही है, अगर वो साफ गोई के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने संकट है, तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है। मुख्यमंत्री मिजोरम ने जो कुछ भी कहा है वो उनकी राजनीतिक बाध्यता है। जिस राज्य में बीजेपी का, जिस मिजो नेशनल फ्रंट से एक गठबंधन है, नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस के दोनों पार्टनर हैं, उसकी अगुवा बीजेपी है, एनडीए के पार्टनर हैं मिजो नेशनल फ्रंट। बावजूद इसके उनके मुख्यमंत्री कहें कि हम प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे, तो यह अनायास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मिजोरम के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिले हैं। केवल 23 उम्मीदवार उसने खड़े किए, किसी ने उनके साथ अलायंस नहीं किया। ये एक तथ्य बताता है कि भारतीय जनता पार्टी उस मिजोरम में किस स्थिति में है। और ये हालात उस समय से ही लगने लगे थे जब मणिपुर के मसले पर भारत सरकार का रवैया या प्रधानमंत्री जी का रवैया लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोले। हम सभी को याद है कि लोकसभा में वक्तव्य देने के लिए, प्रधानमंत्री का वक्तव्य के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था। और उस अविश्वास प्रस्ताव पर, उस मणिपुर के मामले में उन्होंने कितने वाक्य बोले हैं हम सभी को याद है। तो अगर केंद्र सरकार या सत्तारूढ़ दल एक राज्य विशेष के बारे में यह रवैया अख्तियार करती है, उस घटनाक्रम से सीधे सीधे मिजोरम प्रभावित है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका सहयोगी दल आपके साथ खड़ा हो जाएगा? या उनकी राजनीतिक बाध्यता है, उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। उनका जो वोट बैंक है वो चला जाएगा। अगर आप जो आपका समर्थक है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उस समुदाय के लोग उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं है कि हम लड़ भी लेंगे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो यह उनकी राजनीतिक बाध्यता है। दूसरी चीज, जो शरणार्थियों की आपने बात की, म्यांमार के शरणार्थियों के बारे में मिजोरम का रवैया सख्त हो ही नहीं सकता, जो वहां का स्थानीय लीडरशिप है। क्योंकि म्यांमार से आने जाने वाले लोगों की जो संख्या है, वो जैसे आप ये समझिए कि बांग्लादेश से कोलकाता आने वाले लोगों की स्थिति होती है। बाजार लगते हैं बॉर्डर पे, लोग टहलते टहलते चले आते हैं, टहलते टहलते वापस लौट जाते हैं। कोई बंधन नहीं है, और एक दूसरे के समुदाय के लोग एक दूसरे के यहाँ रहते हैं। ये आम लोगों में भी है। इसके अलावा जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनका भी आना जाना है। तो ये संभव नहीं है मिजोरम के लिए कि वह वहाँ के लोगों को आने जाने से रोक सके, चाहे म्यांमार हो और चाहे बांग्लादेश हो। बांग्लादेश के शरणार्थियों को तो उन्होंने कोट भी किया, और तथ्य भी है कि जब बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के लोग, संघर्ष वाहिनी के लोग आते थे, उस समय हम लोगों ने किसी ने नहीं रोका, और भारत सरकार ने बाकायदे उसकी अनुमति दी और उनको रहने और ठहरने और तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उनको दिया। तो संभव नहीं है। और अगर उसको हटा भी दिया तो म्यांमार के साथ पर्टिकुलरली जिस तरह की कौम मिजोरम में रहती है, उसी तरह से के मिलते जुलते लोग म्यांमार में रहते हैं। तो उनका आना जाना खूब अच्छे से आना जाना है, और एकदम सामान्य प्रक्रिया है वो। तब रोक पाना संभव नहीं उनके लिए।
भारतीय जनता, अगर आप याद कीजिए कि केंद्र सरकार ने भी कहा था कि जो वहां से लोग आने वाले हैं उनका बायोमेट्रिक प्रेजेंस तय किया जाए। इसको भी मुझे सरकार ने मना कर दिया कि संभव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इसको। और जो लोग आ रहे हैं और जो लोग आए हुए हैं उनको सहयोग देना, सहायता देना, उनके रहने के लिए स्थान देना, खाने पीने की व्यवस्था करना, यह मेरी जिम्मेदारी है। अब सवाल यह है कि अगर मणिपुर जैसे, मतलब जो म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं तो बात समझ में आती है, वहाँ सैनिक शासन है, वहाँ के लोग जो राजनीतिक लोग हैं वहां से हट करके इधर शरण लेते हैं। लेकिन मणिपुर में कौन सी स्थिति है? अगर मणिपुर से सटा हुआ राज्य है, वहां से भी लोग 30-40 हजार लोग शरणार्थी हो जाए, अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, तो इसका कोई ना कोई तो राजनीतिक संदेश होगा ही होगा। मिजो नेशनल फ्रंट को अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखने के लिए जरूरी था कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को एकदम अलग करे, और अगर वो किसी भी तरह की निकटता दिखाई तो जो भी उनके पास समर्थन है उनके पास बचेगा नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ जो राहुल गांधी की यात्रा थी मणिपुर में, उसको मिलता हुआ जन समर्थन, बड़े पैमाने पर लोगों ने सड़क पर निकलकर उनका समर्थन किया। और राहुल गांधी 1-2 दिन वहां नहीं रहे, लगातार 2-3 दिन तक वहां बने रहे और समाज के विभिन्न वर्गों से उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न वर्गों ने मिलकर आकर के राहुल गांधी के प्रति अपना सद्भाव और अपना समर्थन व्यक्त किया है। कांग्रेस ने अपना खोई हुई जमीन पाने की कोशिश की है वहां उस इलाके में। इसलिए आप मिजो नेशनल फ्रंट तो बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, संभव ही नहीं उसके पास। एक बात जो ये हो रही है कि जो वर्तमान विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में लगभग आम रहा है कि कांग्रेस की वहां मजबूत स्थिति है, छत्तीसगढ़ में वो सत्ता बरकरार रख लेगी और मध्य प्रदेश में वो सत्ता में आने की स्थिति में है। जो बात होती है वो होती है राजस्थान की, कि राजस्थान में जो यह प्रचलन है कि 5 साल बाद कांग्रेस, 5 साल बाद बीजेपी, एक क्रम चलाया हुआ है, ये क्रम टूटा है। केरल में भी यही क्रम था, यूडीएफ एलडीएफ, यूडीएफ एलडीएफ, एलडीएफ ने तोड़ दिया इस क्रम को। अगर आप सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना सकते हैं तो विपक्ष जो है सत्ता छीन नहीं सकती। ये कभी न हुआ है न कभी होगा। ऑटोमेटिकली लोग आपको मतदान करके आपको बाहर कर दें सरकार के खिलाफ, अगर कोई भावना नहीं है, यह संभव नहीं होता। आज क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ पिछले 5 सालों में कोई राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर पाई है? आज भी चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक मुद्दा बना पा रही है? आज भी जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है वह पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, क्या वो सफल हो पा रहा है? कोई कारक ऐसे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हो या भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा लेकर के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बाकायदे मुखर दिखाई पड़ती। कांग्रेस ने अपने घर को संभाला है, जो यहाँ टकराव की स्थिति थी वो आज एक भाषा में बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनको भी, अधिकांश उम्मीदवारों को सोच मैदान में उतारा है। हालांकि ये बात कही जा रही थी कि लोगों के टिकट कटेंगे, लेकिन अधिकांश अभी तक जो है अधिकांश जो वर्तमान विधायक है उन्होंने उनका टिकट दिया है। 3-4 लोगों के नाम पर भी संकट है, वो उनको दे देंगे नहीं देंगे पार्टी जाने। लेकिन कांग्रेस ने अपने घर को संभाला है, जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस के नाम पर लोगों के बीच में है। गहलोत सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और आज भी गहलोत जी राजस्थान में सर्वाधिक पॉपुलर नेता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास जो एसेट है, सबसे बड़ी एसेट है उनकी वसुंधरा राजे। भारतीय जनता पार्टी क्यों उनको किनारे रखे हुए है, क्यों उनको लाइमलाइट में नहीं रख रही है, क्यों उनको नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन अगर आप किसी स्थानीय नेता को आगे नहीं रखते हैं, मेरा अपना मानना है कि स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं उनका पब्लिक कनेक्ट उस पार्टी के साथ बनता नहीं है, संभव नहीं हो पाता कि उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाए। यह हर राज्य में हुआ है, हर दौर में हुआ है। आप याद कीजिए हिमाचल प्रदेश में धूमल साहब के साथ क्या किया इन्होंने, और धूमल साहब को किनारे करते ही पार्टी की क्या स्थिति होगी। उसके आगे चले जाइए कर्नाटक में इन्होंने येदियुरप्पा के साथ क्या किया, एकदम किनारे किया, किसी को सामने नहीं रखा। क्या स्थिति हुई बीजेपी की। उसी कर्नाटक में थोड़ा और पीछे चले जाइए आप, राजीव गांधी जी के जमाने में वीरेंद्र पाटिल के साथ क्या किया था उन्होंने, लीडरशिप को एकदम किनारे करके अपने आप को उन्होंने सामने रखा और क्या हसर हुआ था बीजेपी कांग्रेस का उसी कर्नाटक में। आप उत्तराखंड में बीजेपी के साथ आप देख लीजिए,
कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में आप लीडरशिप को अगर आप नहीं आगे करेंगे तो आपको वह सफलता मिल जाए जिस सफलता की आप उम्मीद करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व हर जगह चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं होता। केंद्रीय नेतृत्व तो यह बात करता है बीजेपी का कि हम सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। यह सेकंड लाइन लीडरशिप आपने गुजरात में क्यों नहीं पैदा कर लिया, जहां पे इतने सालों से आप राजनीति कर रहे हैं? कौन नेता है वहां जो सेकंड लाइन में किसी का गिनती कर लीजिए आप, जो जिसके पास जन समर्थन हो। आप अपने लोगों को जो स्थापित है, जन समर्थन के साथ हैं, 5 बार के एमपी हैं, 2 व 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और बाकायदे अपने बूते उन्होंने पार्टी को सत्ता दिलाई है, उनको आपने किनारे कर रखा है। और एक इतने लोगों को आप चर्चा में ला दिए हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने। अगर आप राजस्थान में बात कीजिए कि यशोधरा जी मुख्यमंत्री, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेंगी, कि ओम बिरला साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कि वो रेल मंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कि बालकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कि राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब बनेंगे, कि दिया कुमारी जी बनेंगी, किसको बनाएंगे आप मुख्यमंत्री? और किसके नाम पर व्यक्ति आपके साथ अटैचमेंट अपना महसूस करेगा? ये क्यों प्रयोग कर रही है बीजेपी? इसका जवाब तो बीजेपी को दे सकते हैं, लेकिन ये इस तरह का प्रयोग मुझे लगता है राजनीतिक दलों को बहुत सूट नहीं किया। इतिहास गवाह है कि ऐसा कभी ये प्रयोग सफल हो नहीं पाया। सांसदों को लेकर के आप आए, सांसदों को चुनाव लड़ाना भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयोग तो नहीं है। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया था। बाबुल सुप्रियो के साथ क्या हुआ आपके सामने है, स्वपन दास गुप्ता के साथ क्या हुआ है आपके सामने है। टीएमसी के जिन लोगों को तोड़ करके ले आए थे, उनको उन्होंने चुनाव लड़ाया, उनका परिणाम क्या आपके सामने है। आनंद जी, आपको याद होगा, सबसे बड़ा उदाहरण है वो है मध्य प्रदेश का। 5 बार के एमपी थे वो, और अपने ही क्षेत्र के मान उस संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हुए और बुरी तरह से हारे। ये ऐसी स्थिति नहीं होती है। होता क्या है कि जो सांसद है 5 बार का 6 बार का सांसद है। अब मान लीजिए कि आप फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनाव लड़ा रहे हैं, 6 बार के एमपी है वो। राकेश सिंह को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, 3 बार के एमपी हैं। सांसदों का वो कनेक्ट नहीं हो पाता डे टू डे की लाइफ में जो एक विधायक का होता है। विधायक को अपने क्षेत्र को संभाल के रखने में ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा समय और ज्यादा योजनाएं बनाकर रखनी पड़ती हैं एक सांसद की तुलना में। और वही स्थिति विधायक की नहीं, सांसद की नहीं होती कि अपने आप उसका पब्लिक कनेक्ट बेहतर, उसके साथ आप उस सांसदों के साथ सीधा जवाब होता है। अगर आप जाइए उसके पास कि मेरा चकबंदी का मामला है, का भाई तो मेरा संबंध तो पार्लियामेंट देखता है, ये सांसद के पक्का विषय नहीं है, अपने विधायक से बात करो, कनेक्ट नहीं हो पाता। तो वही स्थिति बनती नहीं है। और यह सांसदों को चुनाव लड़ाने का प्रयोग विफल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपके सामने है। और मुझे नहीं लगता कि ये अभी सफल हो। आप सोचिए कि आप राज्यवर्धन सिंह राठौर को आपने चुनाव लड़ाया, झोटवाड़ा क्षेत्र शाहदुल का जहां से लड़ा रहे हो, उनके संसदीय क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र, वहां जिस व्यक्ति का आपने टिकट काटा है 3 बार का चुनाव जीता हुआ व्यक्ति है, और कभी भी 20,000, 25,000, 30,000 से चुनाव जीता, कम के मार्जिन से चुनाव नहीं जीता। तो क्या आप समझते हैं कि आप उस व्यक्ति को हटा करके एक नए व्यक्ति को ला करके आप कौन सी नई राजनीति बना लेंगे? दिया कुमारी जी को आपने चुनाव लड़ाया, और चित्तौड़गढ़ से जिस व्यक्ति आप नरपत सिंह रावत साहब को आपने चित्तौड़गढ़ लेके गए, चित्तौड़गढ़ में जिसका आपने टिकट काटा वो 3 बार का विधायक है, और कभी 200-400 के सीट अंदर से नहीं जीता हुआ आदमी है, हजारों के मतों से जीता हुआ व्यक्ति है। तो उस क्षेत्र की क्या स्थिति बनेगी? और जहां से नरपत सिंह जी भैरव सिंह शेखावत के जो दामाद भी हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र को बना के रखा, एक अच्छी खासी बीजेपी की अच्छी सीट है। आप दिया कुमारी जी को अगर इतना प्रतापी नेता मानते हैं तो उस क्षेत्र में लड़ाते हैं जो बहुत कठिन होता है, या जहां से बीजेपी लगातार हारती रही है। आपने तो छांट रखा है कि जब जिसको आप गढ़ मानते हैं, जहां पे 3 विधानसभा क्षेत्र चुनाव आप जीत चुके हैं, तो आपने ये प्रयोग किया। दूसरी चीज बात जो कही जा रही है, आप स्थिति देख लीजिए कि तेलंगाना में बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस क्यों दिखाई पड़ रही है? कि बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस ने एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी, और वह लड़ाई की शुरुआत कर दिया था कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय से। आप उस रैली को याद कीजिए जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किया था, और सीधे से कहा था कि इस देश के भ्रष्टतम सरकारों में से एक है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोपी सरकार के खिलाफ है। जो वायदे किए थे केसीआर की गवर्नमेंट ने वो पूरे नहीं किए, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे तेलंगाना आंदोलनकारियों का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का विषय हो, तमाम मुद्दों की उन्होंने आलोचना, जो भूमिहीनों को जमीन बांटने का मुद्दा हो, इस तमाम सवाल खड़े किए थे कांग्रेस ने। और इन सभी सवालों को लेकर के लोगों के बीच में गई, और उन्हीं एक राजनीतिक माहौल बनाया। उस राजनीतिक माहौल का लाभ कांग्रेस को दिख रहा है।
कि आज से 6 महीने 7 महीने पहले जो सर्वेक्षण ये बताए जा रहे थे कि केसीआर का कोई विकल्प नहीं, वो सत्ता को रिगेन कर बनाए रखेंगे, उनको हटा नहीं पाया जा सकेगा। आज जो अद्यतन सर्वेक्षण आ रहा है उसमें ये कहा जाने लगा है कि कांग्रेस वहां सत्ता में आ सकती है, केसीआर साहब सत्ता से बाहर हो सकते हैं। गोया के राजनीतिक माहौल बनाए, आप किसी भी सत्तारूढ़ दल को सत्ता से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, किसी भी राज्य में जहां पे कांग्रेस सत्ता में है, कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना पाई है, ना आज ना विपक्ष में रहने के दौरान, और आज लीडरशिप भी आपके पास नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस के सामने कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, और एंटी इनकम्बेंसी ऐकिक नियम कुछ नहीं होता। केरल में ऐकिक नियम विफल हो चुका है। अगर आप गवर्नेंस देंगे तो वह उस गवर्नेंस के आधार पर लोग आपका मूल्यांकन करेंगे, और राजस्थान की सरकार के गवर्नेंस के मुद्दे पर स्थिति बनी है वही, और इसे यही स्थिति मिजोरम में भी कांग्रेस ने अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत किया, मणिपुर के मुद्दे के साथ जोड़ करके, और मिजोरम में के साथ के जो राजनीतिक स्थितियां हैं। ये जरूर है कि जो मिजोरम रीजनलिज्म की बात, मिजोरम राष्ट्रभाव की बात जो बात कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री या मिजो नेशनल फ्रंट, ये उनका एक अपना इशू है, लेकिन अन्य मुद्दों पर कांग्रेस ने एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी और एक माहौल बनाया हुआ। मेरा ये भी मानना है कि यह चुनाव का जो परिणाम होगा, इस चुनाव के परिणाम से 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उस पर असर पड़ेगा। 2019 का चुनाव में सामान्य राजनीतिक माहौल में हुआ नहीं मानता, और यह इसलिए कि 2019 के चुनाव में अगर पुलवामा की स्थिति नहीं हुई होती तो परिणाम वही आते जो विभिन्न राज्यों में अन्य राजनीतिक दलों ने जो राजनीतिक जीत हासिल किया था। पुलवामा की घटना ने एक राजनीतिक माहौल को बदला और उसका लाभ बीजेपी को मिला, और इसलिए तो मैं इस आधार पर भी कह सकता हूं कि 2019 के जिन राज्यों में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, उन्हीं राज्यों में लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए वहां बीजेपी हार गई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र, दूसरा उदाहरण है हरियाणा, और तीसरा उदाहरण है झारखंड। इसलिए मैं कहता जो मेरा अपना ये मानना है कि यह राजनीतिक माहौल 2019 में जो 2023 में जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, अभी जो देश का माने हर इलाके में चुनाव हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हो रहा है, साउथ में चुनाव हो रहा है, मध्य भारत में चुनाव हो रहा है, पश्चिम भारत में चुनाव हो रहा है, जो सभी इलाकों में मुख्य तौर पे चुनाव है। और ये जो राजनीतिक बयार निकल करके आएगी 3 दिसंबर को, मुझे लगता है कि ये आगे जो 2024 का भी चुनाव होगा उसमें भी इसका असर दिखाई पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती मुझे दिखती मैंने सामने लोगों की होगी, और वह कैसे इसका समाधान करेंगे तो बीजेपी जाने। लेकिन अगर कांग्रेस अपने राजनीतिक आंदोलन को जारी रखी तो मुझे लगता है, और लोगों का कांग्रेस के साथ जो सबसे खास बात है कि उसने मोदी जी को टारगेट करना बंद किया, शाह साहब को टारगेट करना बंद किया, स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आगे बढ़ी। जो राज्य सरकार के खिलाफ असफलताएं हैं, बीजेपी सरकार की असफलताएं, उसकी बात वो कर रही है, और वह बात लोगों को प्रभावित कर रही है। और जो उसने सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम शुरू किए, लोगों को आश्वासन दिया। सवाल है कि अगर राजस्थान की सरकार ने महंगाई राहत के नाम पर लोगों को सिलेंडर के दाम कम किए, विभिन्न योजनाओं में लोगों को सीधी राशि जो मिल रही है उसकी तादाद बढ़ा दी, और अपने साथ एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार करने की कोशिश की, इसका लाभ लगभग हर राज्य में है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, इसमें तेलंगाना भी शामिल है, कि तेलंगाना में कांग्रेस को इस आधार में मैं मजबूत पाता हूं कि तेलंगाना से सटे हुए कर्नाटक के जो तेलुगु भाषी जिले हैं, वहां कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को व्यापक समर्थन मिला, और बीजेपी ने वहां खारिज किया। तो तमाम राज्यों में जब स्थिति है, बीजेपी अपने मजबूत स्थिति के बावजूद, जैसे राजस्थान में उसकी लीडरशिप मौजूद है, लेकिन वसुंधरा राजे अगर निष्क्रिय हो जाती है, मैं नहीं कहता कि विरोध करने जाए, अगर वोट भी नहीं मांगने जाएंगे, बीजेपी का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आज की तारीख में राजस्थान में कोई बीजेपी का नेता नहीं है जो पैन राजस्थान उसका असर हो। वही मध्य प्रदेश में है। आप मोदी जी एक चिट्ठी जारी करते हैं, ये मैं पहली बार देख रहा हूं, मोदी जी एक चिट्ठी जारी करते हैं कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। तो कहां गए शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं? 2008, 2013 दो चुनाव तो बगैर मोदी जी के शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाई वहां। और 2008 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि उमा भारती जी विद्रोह को उतर आई थी, वो अपनी पार्टी उन्होंने बना लिया था, और बावजूद इसके सरकार बनाई उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने।
और वही स्थिति 2013 में हुई, उसमें भी 2008-13 में, उस समय भी जी। मोदी जी नहीं थे। 18 में तो मोदी जी थे, तो 18 में आपकी संख्या कम हो गई कांग्रेस की तुलना में। सीट संख्या आप गणित बताते हैं कि मेरा जो वोट परसेंटेज था वो ज्यादा, अरे 2-4 गुना ज्यादा था क्या, पॉइंट में कुछ ज्यादा था। सीट संख्या कांग्रेस की ज्यादा थी, जबकि मोदी जी ने प्रचार किया। तो जी जिस जी व्यक्ति ने आपकी सरकार को, आपकी पार्टी की सरकार को 20 साल से चला रहा है, विपरीत स्थितियों में चला रहा है, एक जनाधार पैदा किया, एक लोकप्रियता पैदा की। जी आप शिवराज सिंह चौहान से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ये भी तथ्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो पॉपुलर नेता नहीं है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। आप जी किसको, आप वहां किसको लागू करेंगे? आप बताइए कि मतलब आप ये प्रहलाद सिंह पटेल, जिनको आप उमा भारती की वजह से नोटिस दे चुके थे, ये नोटिस पाए हुए लोग हैं। राकेश सिंह चौहान, राकेश सिंह जी को आपने नोटिस दिया था उमा भारती के आंदोलन में। फगत सिंह कुलस्ते वही व्यक्ति जिनको आपने नोटिस दिया था कैश फॉर क्वेरी के वाले आरोप में। और आप इन तमाम लोगों के मुद्दे जो आप चाह रहे हैं कि वहां के राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा, ये जी होता हुआ है नहीं। ये आनंद जी, आप जी क्या सोच सकते हैं कि जिसको आप उम्मीदवार बनावे और उस व्यक्ति में चुनाव लड़ने की इच्छा ही ना हो, उत्साह ही ना हो, उसे आप राजनीतिक बात बदल देंगे? अच्छा सुनील जी, मैं एक और चीज जोड़ दूं, खड़गे साहब का भी हाल के दिनों में जिस तरह से अखिलेश यादव जी को हैंडल किया उन्होंने, क्योंकि वो एक मेजर बिना बात की क्राइसिस होती जिससे कोई वोट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक हैंडल आप दे रहे थे एनडीए को वो करने का, तो उसको भी खड़गे जी ने भाई फोन करके उसको सॉर्ट आउट किया। मैं एक छोटी सा, एक आपका बहुत ही छोटा वक्तव्य चाहूंगा कि ये जो चर्च जलाने वाली बात कही है और इन्होंने बार बार कहा है इसको, जोरमथंगा ने कई बार, इसका क्या कहीं ना कहीं कुछ मैसेज कहीं जा रहा है कि क्या ये जो करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो धर्म को ले आते हैं हर चीज में, वो अब लोग थक गए हैं उससे, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा सुनील जी? नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में तो इसका असर है, मिजोरम में जबरदस्त इसका असर है। यहाँ तक कि मेघालय, मणिपुर में जब घटनाएं घट रही थी तो क्षेत्र भी इसका बहुत असर था, इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में इसका रिएक्शन हुआ है। इतने चर्चों का आपने जला दिया, तो उस पर तो उसका रिएक्शन तो आना ही आना था। और खासतौर से मिजोरम में जहाँ पे मैंने 93% 94% ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनके बीच तो ये सब इसका संदेश जाना ही जाना है। और सबसे बड़ी चीज की घटनाओं का होना और घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्रवाई का ना होना, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, लगातार हिंसा होती रही उसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई ना होना, लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर के, वही अराजक तत्व तो किसी जगह को जला दे, वो कर दे, तो वो रिएक्शन नहीं होता जिसमें आपकी निष्क्रियता सामने आती है या एक वर्ग विशेष को संरक्षण देने का आरोप आपके ऊपर लगने लगता है, तो इसकी प्रतिक्रिया होती है। अरे एक आप याद कीजिए ना, हम तो ये हमारे देश में युद्ध क्षेत्र है हमास और इजराइल का, और एक चर्च पे उन्होंने बम गिरा दिया तो कितना हंगामा मचा हुआ है, किस तरह के रिएक्शन, इवन इजराइल के क्रिश्चियंस ने कितने रिएक्शन दिए। धार्मिक स्थलों के साथ लोगों की एक आस्था होती है, और जानबूझ करके जब उसके खिलाफ कोई अतिक्रमण होने लगता है तो उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। तो मिजोरम की जो स्थिति है वो है, और ये तथ्य है कि धर्म को लेकर आखिर आप देखिए ना कि किसी राज्य में, कि किसी भी राज्य में जो ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं कहां सफल हो पा रहे हैं, कौन सुन रहा है आपको? आज आप सोच कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के आज सरसंघचालक जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही कि होगा, सभी देश भर के लोग वहां जा नहीं सकते हैं, जो जहां है वहीं इसका उत्सव बनावे। क्या क्या प्रतिक्रिया है इसकी बड़े समूह में? सवाल है कि सरकार मंदिर मस्जिद के लिए नहीं होती, सरकार गवर्नेंस के लिए होती है, लोगों के जीवन को में बेहतरी लाने के लिए होती है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनको दूर करना और एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करना है। और आप अपने आप को सीमित कर लिए रोज यही धार्मिक गतिविधियों पर कि हमने मंदिर बना दिया, हमने कर दिया, हमने कॉरिडोर बना दिया, हमने इतनी बड़ी मूर्ति शंकराचार्य की लगा दी, इतनी बड़ी फलाम ऋषि जी की हमने लगा दी। जीवन, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, सवाल इस बात का है ना। और इन्हीं आधारों पर मैं कह रहा हूं कि जब आप इस तरह की बात करेंगे तो किसी सरकार के खिलाफ आप कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते। राजस्थान में यही स्थिति है कि ध्रुवीकरण की जो आपकी राजनीति है वो सफल नहीं हो पा रही है। क्यों? कि अब लोग इससे आगा गए हैं।
और गवर्नेंस के नाम पर आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जो सामने की सरकार है, गहलोत की सरकार, उसके खिलाफ आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। क्या कर लेंगे आप? कोई राजनीतिक स्थिति नहीं बन पा रही है आपके इस सामने। तो ये सही है कि गवर्नेंस के मुद्दों पर ही आपको बात करनी पड़ेगी, और अगर आप गवर्नेंस के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार। गवर्नेंस, मेरा अपना भी मैं मानता हूं कि 2014 में लोग गवर्नेंस के नाम पे आपसे जुड़े थे कि एक बेहतर भारत बनाने के लिए, और उसमें कुछ नहीं हुआ। तो निराश लोगों की स्थिति हो रही है, और इसीलिए आज लगभग अधिकांश राज्यों, जो इस चुनाव वाले राज्यों में है, वो स्थिति नहीं बन पा रही है जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही होगी कि आप जाएंगे और एक, पता है, आप सोचिए, अभी प्रोफेसर स्वामी बता रहे थे करगिल का, 8 जगहों पर 20 क्षेत्र है वहां, 20 में से 8 पर आपको उम्मीदवार नहीं मिले और 9 में आपकी जमानत जब्त हो गई। ये वह राज्य है जहां आपने धारा 370 वहां के लोगों की बेहतरी की मांग के लिए आपने समाप्त किया था। आपने ये कहा था कि वहां के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, और आज आप वहां चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। वह आपने जो परिशमन की कार्रवाई है वो भी पूरी कर चुके हैं, वोटर लिस्ट को अद्यतन कर चुके हैं, जो चुनावी तैयारियां होती है सब कर चुके हैं, लेकिन चुनाव कराने की स्थिति में आप नहीं। महाराष्ट्र की स्थिति देखिए आप, कि वहां आप बड़े जोर से सरकार बनाए हुए हैं। वहां क्या स्थिति है कि वहां पर भी जो नगर निगम है या स्थानीय निकाय है, उनके चुनाव सालों से लंबित पड़े हुए हैं। जन समर्थन आप बिना गवर्नेंस के आनंद जी हासिल नहीं कर सकते, लोकप्रियता आपकी बन नहीं रह सकती, संभव नहीं है वो। और आज आप अपने गवर्नेंस के मुद्दे पे आप बात करने की स्थिति में नहीं है। जी मैं अजीत भाई साहब कुछ कह रहे हैं, मैं भी एक चीज जोड़ दूं। देखिए, हम सब लोग हिंदू हैं, एवरेज हिंदू भी अब थक गया है, जो पार्टी का नहीं है उसको लग रहा है सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम चर्च ये वो, एवरेज हिंदू भी अब थक गया है। अजीत भाई साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं, जो सुनील जी ने महाराष्ट्र का मेंशन किया, तो उसमें ऐड करूं कि कल अजित पवार जो है वो उन्होंने बात किया है कास्ट सर्वे कराने का महाराष्ट्र में, और अजित पवार बीजेपी के साथ है। तो आप देख लीजिए, नहीं, देवेंद्र फडणवीस भी बोलते हैं। हाँ, दोनों लोग। और आनंद जी, ये ओबीसी की राजनीति ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी पहली बार कर रहे हैं। आप याद कीजिए, अर्जुन सिंह ने महाजन कमीशन बनाया था मध्य प्रदेश में, अर्जुन सिंह ने ओबीसी के लोगों को आरक्षण दिया था। ये आज की घटना नहीं है कि लोग कोई कहते कि आज नीतीश कुमार लेके चल रहे हैं, चाहे ये लेके चल रहे हैं। जब ओबीसी की बात लोग नहीं करते थे और इस तरह के सामाजिक आंदोलन की राजनीति की बात नहीं होती थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट अभी की बात चल रही थी, उस समय अर्जुन सिंह ने ये 80s की समय के में अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने महाजन कमीशन बना दिया था, और उन्होंने जो ओबीसी का आरक्षण था उसको बढ़ा के 17% से 27% किया था। कांग्रेस ने हमेशा इसकी पहल की, और आप उसके बाद आप देखिए हाल के दिनों में बीजेपी जहां इसका नाम लेने के लिए नहीं तैयार है, नीतीश कुमार जी भी उसकी चर्चा कर रहे थे। पिछली सरकार में, माने 5 साल पहले कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार ने वो अभियान शुरू कर दिया था उसके सर्वेक्षण का, और वो सर्वेक्षण 5 साल तक लेकर के बीजेपी सरकार बैठी रही। सवाल है कि अगर आप पिछड़ों को, या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, अगर आप उनको आगे लेने आना चाहते हैं तो पहले उनकी पहचान तो कीजिए, तब उनको आगे लाएंगे, चाहे पीछे ढकेलेंगे। आप उनकी पहचान ही करने के लिए तैयार नहीं है। आप तैयार इसलिए नहीं है कि अगर आप उनकी पहचान करने लगेंगे तो आपका हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो खत्म हो जाएगा, और हिंदुत्व का एजेंडा खत्म हो जाएगा तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि गवर्नेंस आपके पास है नहीं।